नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के महासंग्राम में। उत्तराखंड में 70 में से 47 सीटों पर जीत दर्ज कर भाजपा दोबारा सत्ता पर काबिज हो गई है और 23 सीटों पर हार का मंथन भी हो चुका है। अब बारी है भाजपा का संकल्प पत्र पूरा करने की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक भाजपा सरकार अपनी दूसरी पारी में भी विकास के कामों को तेज गति से आगे बढ़ाएगी। सीएम के मुताबिक संकल्प पत्र में किए गए हर संकल्प को एक एक कर पूरा करना शुरू कर दिया गया है और इससे पहले उन्होंने जिस तरीके से विकास किया था पिछले 5 सालों में, एक बार फिर से उत्तराखंड को विकास के पथ पर आगे ले जाने का काम करेंगे। इसके लिए उनके पास पूरा रोड मैप भी है। सरकार अपने काम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जताए गए विश्वास को पूरा करने के लिए काम पर जुटी है। उन्होंने कहा कि 6 महीने के पहले कार्यकाल में निर्णय लेने की गति को बरकरार रखते हुए उसके प्रभावी अमल पर सरकार का फोकस रहेगा। वहीं दूसरी तरफ सूबे में चल रहा कांग्रेस की सदस्यता अभियान ठंडा पड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 में करारी हार के बाद कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटों पर संतोष करना पड़ा था, लेकिन कांग्रेस में अंतर्कलह उसके बाद भी नहीं रुकी। हार का ठीकरा नेताओं ने प्रदेश प्रभारी से लेकर वरिष्ठ नेताओं तक फोड़ा, जिसके बाद हार पर समीक्षा भी की गई, लेकिन नतीजा 0 निकला। प्रदेश अध्यक्ष का चुनना और नेता प्रतिपक्ष का चुनाव अब तक कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। इन दोनों के ही पदों पर कांग्रेस अब तक नहीं भर पाई है और यहां तक कि सदन में भी कांग्रेस बिना नेता प्रतिपक्ष के ही नजर आई। कांग्रेस नेताओं की आपसी कलह कांग्रेस पार्टी को कमजोर बनाती जा रही है। कांग्रेस का अभियान कमजोर पड़ता देख इस अभियान की अंतिम तिथि अप्रैल तक कर दी गई है। मूल्यों में विश्वास करने पार्टी और उसके हिसाब से चलने वाली पार्टी और सदन के अंदर जहां नेता सदन की गरिमा है, जरूरत है, आवश्यकता है, उतनी ही नेता विरोधी दल की भी आवश्यकता है, क्योंकि नेता विरोधी दल यानी नेता प्रतिपक्ष को हम शेडो चीफ मिनिस्टर, छाया मुख्यमंत्री भी मानते हैं। अब सदन के अंदर भी कांग्रेस नेतृत्व विहीन है क्योंकि नेता विरोधी दल का चयन नहीं अभी तक कर पाई, और सदन के बाहर भी कांग्रेस जो है वो नेतृत्व विहीन है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाई। कांग्रेस के अंदर इतना सुरफुटव्वल है, वो गनीमत कीजिए कि ये 19 तक पहुंचे हैं। अगर गलती से 35 क्रॉस कर जाते तो 4 कांग्रेस उत्तराखंड में धड़ों में बटी हुई अलग नजर आती और इस प्रदेश का बेड़ा गर्क हो जाता। अच्छा है, धन्यवाद है जनता का कि जनता ने जनादेश कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का दिया, लेकिन कांग्रेस इस जनादेश का भी अपमान कर रही है। न नेता विरोधी दल, न सदन के बाहर बातचीत करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए, न प्रदेश अध्यक्ष। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी नेता प्रतिपक्ष भी बने और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी कोई मनोनीत हो। नहीं, जैसा कि मेरा शीर्ष नेतृत्व बता रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष एक साथ घोषित होंगे, और हमने आपको बताया कि हमारे वहाँ सदस्यता अभियान गतिमान है और बहुत जल्द प्रदेश अध्यक्ष का चयन भी होने वाला है। लेकिन उससे पहले हमको कई चरण और पार करने हैं, जैसे कि हमको बूथ स्तर के ब्लॉक अध्यक्ष अपने चुनने हैं, हर बूथ पर एक क्रियाशील सदस्य चुनना है, उसके बाद वो क्रियाशील सदस्य बूथ अध्यक्ष या ब्लॉक अध्यक्ष चुनेंगे और उसके बाद जिले का चुनाव होगा, जिले के बाद प्रदेश का चुनाव होगा। तो ऐसे में दोनों की ही घोषणा एक साथ करने की मंशा है और बहुत पॉसिबल है कि इस महीने के आखिर तक ये दोनों ही काम हो जाएं। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि कांग्रेस का जो सदस्यता अभियान है वो भी अब कहीं ना कहीं शिथिल होता नजर आ रहा है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद विकास के कार्यों को कैसे रफ्तार दिया जाए, इसका पूरा रोड मैप, पूरा खाका खींच चुकी है। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, आपका परिचय करा देते हैं। आरपी रतूड़ी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आरपी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव वर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दिनेश शक्ति त्रिखा जी हमारे साथ बतौर वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आरपी रतूड़ी जी, आपके हार का जो असर है वो आपके संगठन में भी अब दिखाई देने लगा है और जो आपका सदस्यता अभियान था वो भी कहीं ना कहीं शिथिल होता नजर जरूर आ रहा है। आप भले ही लाख दावे कर लीजिए कि सदस्यता अभियान चल रहा है, संगठन का चुनाव होना है, राज्य दर राज्य होना है,
15 तारीख से उत्तराखंड में आपके अध्यक्ष का पद खाली है। अभी तक आपको कोई ऐसा नेता नहीं मिल सका है जो कि आपके प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं उनका नेतृत्व कर सके। दूसरी तरफ ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि सत्ता पक्ष खुद जोर शोर से मांग कर रहा है कि साहब अब बहुत हो गया, बहुत देर हो गई, नेता प्रतिपक्ष दे ही दीजिए। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि सत्ता पक्ष से इस बात की गुहार लगा रहा है। सत्ता पक्ष से हम कहें तो हम कल ही दिल्ली में बैठ करके हाथ जोड़ ले रहे हैं अपने हाईकमान से कि भाई भारतीय जनता पार्टी केवल महंगाई से बदला पड़ा कि नेता प्रतिपक्ष नहीं है। अरे सवाल ये कि जो आपको काम दिया, जनता ने आपको जनादेश दिया, आपको इसलिए दिया कि आप महंगाई घटाएं। अच्छे दिनों की बात आपने की, आप रोजगार को पैदा करें, आप पलायन को पैदा करें, उत्तराखंड के पलायन को रोकने का काम करें। इन बातों के लिए आपको समर्थन दिया। अरे नेता प्रतिपक्ष बन जाएगा, लेकिन जो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को दी गई नेता प्रतिपक्ष बनने से क्या विकास में बाधा आ रही है? क्या उत्तराखंड में जो युवाओं को रोजगार चाहिए, क्या वो नेता प्रतिपक्ष के न होने की वजह से रुक रहा है? क्या ये हो जाएगा। लेकिन जो पहले महत्वपूर्ण व्यवस्था है कि जिस सत्ता को जनता ने भरोसा भाजपा पे किया, अरे आप अपनी चिंता कीजिए कि हम कैसे युवाओं को रोजगार देंगे, कैसे महिलाओं को महंगाई से निजात दिलाएं और कैसे हम उत्तराखंड के पलायन को रोकें। इस पर काम करने की जरूरत है। आज नेता प्रतिपक्ष की वजह से कोई बाधा, कोई विकास में कोई चिंता या भाजपा को कहीं रोड़ा अटक रहा हो या प्रदेश में कोई बाधा आ रही हो तो बताएं। ठीक है, आप अपने लिए क्या कहेंगे? ये तो मैं भी सवाल पूछ लूंगा। बाधा नहीं आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के विकास का रोड मैप तैयार हो चुका है। वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कह चुके हैं कि जिस तरीके से पिछले अल्प समय में उन्हें जिस तरीके से एक्शन लिया, जो फैसले लिए, अब उनको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे वो। अब तो उन्हें एक बढ़िया मौका मिला है, बढ़िया अवसर मिला है, एक लंबा समय मिला है। इस दौरान वो उत्तराखंड को विकास के पथ पर ले जाएंगे आगे। बैठकों का दौर जारी है, रोड मैप तैयार हो रहा है पूरा। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह जारी है, कांग्रेस की जो हार है वो अब संगठन में भी दिखाई देने लगी है। कोई हार संगठन में कहाँ दिखा है? हार भी तो लोकतंत्र की एक व्यवस्था है। अरे खूबसूरती है हार। क्या ये डिक्टेटरशाही है कि कांग्रेसी जीते या भाजपा जीते? अरे कभी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये क्या चिंतन और मंथन करने की जरूरत नहीं है कि वो 57 से 17 पे आए, जिस चेहरे पे वो चुनाव लड़ रहे थे वो चेहरा ही रिजेक्ट हो गया। खटी बात है, जनता ने उस चेहरे को रिजेक्ट किया है। कांग्रेस 11 से 19 पे गई है। सवाल चिंतन मंथन दोनों को करना पड़ेगा, केवल एक को बीजेपी सत्ता नहीं आना। सत्ता मैंने कहा नहीं, सत्ता कोई आवश्यकता ऐसी नहीं है कि लोकतंत्र में केवल सत्ता ही चाहिए। अरे देश की सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है, अच्छी बात है। 10 साल केंद्र में मनमोहन सिंह भी है, साहब को गए, तो इसमें कोई घबराने की क्या बात है? आइए, अच्छी बात है। भाजपा जो जनादेश मिला है, जिन व्यवस्थाओं पर मिला है, जो भरोसा किया है, उस पर खरे उतरने का काम करे। ठीक है संजीव जी, चिंतन मंथन आप भी करिए, देखिए, और विकास के मार्ग पर कहां पर अवरोध उत्पन्न हो रहा है अगर नेता प्रतिपक्ष से नहीं है तो आपके पास? ये आरपी रतोड़ी जी कह रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं। हमारे वरिष्ठ, मैं आपको प्रणाम भी करता हूं, और आपके जो विचार हैं, आपके दल का अपना अंदरूनी मामला है, इसमें हमको टिप्पणी टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उसकी पूर्ति भी करना सोचता हूँ आवश्यक होगा। और सबसे पहले आज ये हमारे नवरात्रों का भी एक शुभ अवसर है और आज से रमजान भी चालू हुए हैं, तो मैं अपने हिंदू और मुसलमान भाइयों को
रमजान की भी और जो हमारे नवरात्रे चल रहे हैं उसकी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंदर जबरदस्त सदपुचौल की स्थिति आज से नहीं बल्कि एक लंबे समय से चली आ रही गृह युद्ध की एक तरह से कांग्रेस के अंदर है, जहां इन लोगों को यह डर सता रहा है कि नेता प्रतिपक्ष का अगर हमने किसी भी गुट के व्यक्ति का नाम घोषित कर दिया तो अगला दूसरा जो गुट है वो एकदम से स्प्लिट कर देगा और कांग्रेस शायद 2 या 3 भागों में बढ़ जाएगी। इस बात का डर कांग्रेस के अंदर लगातार सता रहा है और जिस प्रकार से राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस आज अपने अस्तित्व के लिए दर दर भटक रही है, नेस्तनाबूद की और अग्रसर हो चुकी है। मैं सोचता हूँ अब भी समय है, आपको अवलोकन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। और जिस प्रकार से आप इतने लंबे समय से अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं दे पाए, अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं दे पाए और प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर अगर आप लोग अपने चुनाव की पूरे हार की नैतिक जिम्मेदारी सौंपते हैं तो आपको अपने जो प्रदेश के प्रभारी है, आपके चुनाव प्रभारी हैं, उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जिस प्रकार से उत्तराखंड की जो जिम्मेदारी आपके देवेंद्र यादव जी संभाल रहे थे, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की चुनाव की पूरी प्रभारी आपकी राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस की श्रीमती प्रियंका गांधी जी वहां की जिम्मेदारी संभाल रही थी, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह से नेस्तनाबूद हुई है, 2 सीटों पर सिमट कर रह गई है। मैं सोचता हूँ इससे बुरी हार और इससे शर्मनाक हार शायद ही कांग्रेस के इतिहास में इससे पहले हुई होगी। खैर, कांग्रेस का अपना ये अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमने विकास के मॉडल पर, विकास की सोच पर, विकास की अवधारणा पर हम लोग चुनाव में गए और जनता ने हमको भरपूर अपना आशीर्वाद दिया और जिस प्रकार से एक अल्प काल में एक बहुत छोटा समय मिला था माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को 6 माह का, उन्होंने जो अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस का एक लोहा उत्तराखंड में दिखाया और उसी से प्रभावित होकर हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उनको दोबारा से मुख्यमंत्री का ताज पहनाया और एक बार पुनः मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा। मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं, अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार भी व्यक्त करता हूं। और जिस प्रकार से उन्होंने 6 माह में जबरदस्त बल्लेबाजी करके एक ट्रेलर दिखाया, विकास का ट्रेलर दिखाया और पिक्चर अभी बाकी है। अब 5 साल जो लगातार काम करने वाले हैं उसमें जिस प्रकार से उनके निर्णय लेने की क्षमता है, आप ये देखिएगा जिस प्रकार से ठीक है संजय जी, यहाँ पर रोकेंगे आपको। दरअसल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद आएंगे और उसके बाद दिनेश शक्ति जी से जानेंगे कि आखिर उत्तराखंड में ये जो कलह कांग्रेस के अंदर चल रही है, क्या वजह है कि ये कलह लगातार बरकरार है और क्या वजह है कि नेता प्रतिपक्ष और खुद प्रदेश का अध्यक्ष कांग्रेस नहीं तय कर पा रही है। यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। रुक करेंगे सीधे त्रिखा जी का। त्रिखा जी, क्या वजह है कि कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का चयन भी नहीं कर पा रही है, प्रदेश अध्यक्ष का भी चयन नहीं कर पा रही है? वो तो खैर उसका अंदरूनी मामला है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का सदन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र, एक मजबूत लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के सामने नेता प्रतिपक्ष का भी होना जरूरी है। वजह क्या मानी जा रही है? हालांकि हम इससे पहले भी एक दिन आपसे चर्चा कर रहे थे इसी मुद्दे पर। अभी तक उस दिन भी कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि बस नाम का ऐलान हो गया है, नाम पर मुहर लग गई है, ऐलान होना बाकी है
और अभी तक ऐलान नहीं हो पाया है। योगेश जी, आपको नमस्कार। जी। उत्तराखंड की जनता को नए वर्ष की रमजान की शुभकामनाएं। जैसे कि आपने कहा कि कांग्रेस के अंदर नेता का चुनाव अभी तक नहीं हो पाया, और आपको मालूम है कि ये लास्ट जो हमारी डिबेट हुई थी उसके अंदर भी मैंने यही कहा था कि देहरादून की जो उत्तराखंड की जो कांग्रेस की कार्यशैली, इस सबको जब तक उनकी आशा जो है वो भंग नहीं करेगी तब ये नेतागिरी इसके अंदर रहती रहेगी और ये आपस में लड़ते रहेंगे। न नेता प्रतिपक्ष का चुनाव ये कर पाएंगे और ना ही ये जिला उत्तराखंड के अध्यक्ष का चुनाव कर पाएंगे, ना ये जिला की कार्यकारिणी बना पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी इसलिए नहीं है क्योंकि इनके अंदर एकता नहीं है। ये हर आदमी अपने आप को नेता समझता है, जिसको तमीज नहीं है वो भी अपने आप को नेता समझता है। तो जिन जगह को तमीज है उसकी तो इतनी कक्षी नहीं है कि वो नेतृत्व के अधिकार के अंदर अपना डिजाइन दे दे, वो कर देते। नंबर 2, जैसे कि मैंने आज की मेंबरशिप, कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए कोई समझदार आदमी वो कांग्रेस की सदस्यता नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? कि वो खड्डे में नहीं जाना चाहता। हमेशा दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है, डूबते सूरज को नहीं। बाकी रही भाजपा की, धामी जी ने अपना काम शुरू कर दिया है। धामी जी ने जिस तरीके से अपना काम शुरू कर दिया है अच्छी बात है, लेकिन इसके अंदर कोई ठोस अभी तक काम दिखाई नहीं दे पा रहा। टाइम कम हुआ है, ठोस काम बाद में पता लगेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। धामी जी ने जो घोषणा की थी उसी घोषणा के ऊपर अभी कोई काम नहीं हो पड़ा। पिछले जो काम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के या इनके अपने घोषणा किए हुए, उन्हीं कामों के ऊपर इनका ध्यान है, होना भी चाहिए। उत्तराखंड का पलायन जो है वो ना तो भाजपा रोक पाई और ना ही कांग्रेस रोक पाई और ना ही आगे रुकने वाला है। इसके ऊपर ये दोनों पार्टियां जो है आपस में मंथन करें और ये करें। बाकी भाजपा का बार बार ये कहना कि नेता प्रतिपक्ष नहीं है, होना चाहिए। जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष नहीं है, उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है जो सुलझना अभी बहुत दूर है। और भाजपा जी आपने एक बात कही कि कांग्रेस का हर नेता अपने आप को एक बड़ा नेता मानता है और किसी न किसी अहदे के लिए वो लड़ता हुआ भी नजर आता है, लेकिन कांग्रेस से जब यही सवाल पूछा जाता है तो कांग्रेस तो कहती है कि हमारे यहाँ स्वतंत्रता है, आज़ादी है कि लोग अपनी बात को रख सकते हैं, जबकि दूसरे दलों में ऐसा नहीं है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये झूठ बोलते हैं। मोदी जी बैठे हैं आपके साथ, ये झूठ बोलते हैं और कांग्रेस के नेता सारे झूठ बोलते हैं। इनको आज से जब उन्होंने विधानसभा सत्र का था उस वक्त इन्होंने 8 हाथियों के नाम अपने आकाओं को भेजे थे। आज 22 हाथियों की स्थिति है। अगर इनके अंदर समझौता है, इनकी तो बात है, तो 8 हाथियों में से 2 आदमी चुन लेते ना। एक नेता प्रतिपक्ष और उत्तराखंड का अध्यक्ष, और वो अपने जिले की कार्यकारिणी बनाता और हर जिले की 13 जिलों की कार्यकारिणी बना के अपने ठोस कदम उठाता। अभी आपने पूरी जगह कहा कि काम कर रहे हैं, किस बात का आपके पास प्रदेश अध्यक्ष नहीं है तो ब्लॉक वाइज काम क्या करेंगे? प्रदेश अध्यक्ष होगा तभी तो ब्लॉक में आप किसी नेता को चुनेंगे, किसी कार्यकर्ता को कुछ जिम्मेदारी देंगे। जब प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं है, नेता प्रतिपक्ष आपके पास नहीं है और जो नेता है उनकी बात मानने को आपके तो पुराने कार्यकर्ता वो तैयार नहीं है, तो ये सारी बातें डिबेट में बैठकर उल्टी सीधी बोलना, जनता को भ्रमित करना और ये बताना कि हम कर लेंगे और ऐसा कर लेंगे। जैसा इन्होंने कहा कि महीने के आखिर तक सब कुछ तय हो जाएगा। अरे महीने के आखिर तक तय कैसे होगा? ये काम तो समझ होना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए, जो काम करे, जो बात उठाए, जनता की बात को समझे, जनता की छोटी छोटी बात जो है सरकार को पहुँचाए। तभी संगठन मजबूत हो पाएगा। जो कांग्रेस सदस्यता अभियान चला रही है तभी उसमें, और शायद आप ठीक कह रहे हैं कि लोग इसीलिए नहीं जुड़ना चाहते, इसीलिए लोग जो है उससे भागते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जो अगर ये फूट सही होते तो आदमी जुड़ता है सर। मैं हूँ, मैंने पिछले कई सालों से
राजनीति को भी देख रहा हूँ, पत्रकारिता को भी देख रहा हूँ, हर पार्टी को देख रहा हूँ। उत्तराखंड की तो चलो अभी हुई है, मैं तो यूपी की भी देख रहा हूँ, दिल्ली की भी देखी, लेकिन जितनी गिरती हुई कांग्रेस की स्थिति मैंने उत्तराखंड में देखी है, इतनी स्थिति तो पंजाब में नहीं है, जहाँ पर ये बिल्कुल जीरो हो गए। तो सर आरपी रतूड़ी जी, हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने त्रिखा जी आपने कहा। आरपी रतूड़ी जी, देखिए त्रिखा जी ने कितनी बड़ी बात कही कि जो स्थिति आपके उत्तराखंड में है उतनी बुरी स्थिति तो पंजाब में नहीं है, जबकि पंजाब में आप उतने मजबूत नजर नहीं आ रहे हैं, अब उत्तराखंड में ये हालात हो गई आपके खुद। देखिए योगेश जी, बड़ा दुर्भाग्य तो ये है, हाँ। ये चुनाव अब 5 साल के लिए जिम्मेदारी दी, ये डिबेट हो रही है कि कांग्रेस पर, अरे डिबेट होनी चाहिए थी कि ये उत्तराखंड में ये रोजगार सृजन करने के लिए सरकार क्या कर रही है। अभी बिजली के जो टैरिफ बढ़े हैं, ये महोदय हमारे जो पत्रकार महोदय वो चिंता नहीं कर रहे हैं कि 2016 में 3 रुपए 20 पैसा पर यूनिट थी, लेकिन 6.5 रुपए। अरे सुनिए तो, अरे सुन लीजिए भाई, बड़े बड़े अरे भाई, आप, अरे सुन लीजिए आरपी रतूड़ी जी, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आपकी बात तो पूरा समय दूंगा आपको। आपके समय में कोई कटौती, आरपी रतूड़ी जी मैं आपसे वादा करता हूँ आपके समय में कोई कटौती नहीं करूंगा, पूरी बात रखने दूंगा। आप एएनपी न्यूज को देखना शुरू करिए। अभी जो आप बिजली का मुद्दा उठा रहे हैं, ये अभी मैंने कल मुद्दा उठाया था, कल इस पे बहस हुई है, कल इस पे चर्चा हुई है। आप इसीलिए कह रहे हैं कि आप एएनबी न्यूज को देखना शुरू करिए। सारे मुद्दे, सरकार के मुद्दे हो चाहे विपक्ष के मुद्दे हो, सारे मुद्दे उठाए जाते हैं निष्पक्ष तौर पर। रिपोर्ट पर करो कि 872 करोड़ रुपए कहाँ गए कांग्रेस। अरे भाई, नेता प्रतिपक्ष से विकास नहीं बाधक हो रहा, ये कांग्रेस का मामला होगा, लेकिन सरकार बनती है जनता के हितों के लिए, जनता की देखभाल के लिए। कांग्रेस का अध्यक्ष बने तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। संगठन अभी 5 साल कांग्रेस में अध्यक्ष बने चाहे न बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं बनेगा तो इससे फर्क पड़ता है। नेता प्रतिपक्ष भी संवैधानिक कोई कष्ट आने वाला नहीं है, संवैधानिक कष्ट नहीं कि उसकी कोई, अरे संवैधानिक नहीं है तो आप मना कर दीजिए ना भाई, आप कह दीजिए कि हम नेता प्रतिपक्ष नहीं दे पाएंगे, तो फिर आप सरकार पे सवाल उठा ही क्यों सकते हैं? फिर आप सरकार पे सवाल भी नहीं उठा सकते हैं जो आप कह रहे हैं सदन के अंदर। पूछे भाजपा को 872 करोड़ रुपए कैग जो कह रही है कि कहाँ खर्च हुए हैं, इस पर डिबेट कीजिए। जो उत्तराखंड का नुकसान हुआ, अरे कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष आ जाएगा, इससे विकास कहाँ बाधक हो रहा है, इस पर कोई डिबेट बनती है। बिजली के पानी के बिल कितने आसमान चले गए, इस पर डिबेट हो। नहीं, उस पर भी डिबेट होती है, उस पर भी चर्चा होती है, केवल तो इससे, अरे सुन लीजिए, डिबेट है इनके यहाँ। चौपाल साहब नाराज है, अरे अच्छा उस पर डिबेट करें। आपके यहाँ रावत साहब नाराज है तो उस पर डिबेट न करें, इनके यहाँ चौपाल साहब नाराज है तो इनके चौपाल साहब पे डिबेट कर लें। सत्ता इनको दे दी है, आज 5 साल इनकी जिम्मेदारी है। कांग्रेस की जिम्मेदारी इस समय विपक्ष की है, मुद्दों को उठाने की है, वो उठा रहे। आज भी हमने धरना प्रदर्शन किया महंगाई के विरुद्ध, पूरे उत्तराखंड में सारे जनपदों में हुआ। कहाँ दिक्कत आई कि संगठन कहीं कमजोर हो? कोई ऐसा जनपद है 15 मिनट आपके नेता उस धरना प्रदर्शन में 15 मिनट बैठे हैं, 17 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट। अरे भाई, धरना प्रदर्शन है क्या? हमने मुद्दे तो उठाए कोई ना। धरना प्रदर्शन है क्या? 20 मिनट बैठ करके आप चले गए। विपक्ष की यही भूमिका है। अभी इन्हें मौका दें, अभी तो इनको हम चेताने के लिए तो सांकेतिक कर रहे हैं ताकि ये समझ जाए, इनको थोड़ी जनता की चिंता हो जाए। जब ज्यादा अति होगी तो फिर ज्यादा लंबी करेंगे। मतलब ये अभी मानते हैं कि अभी अब ज्यादा महंगाई नहीं बढ़ी है, ज्यादा अति नहीं हुई है। अरे भाई, हम उठा तो रहे हैं। अगर आपको नहीं दिख रही, चैनलों को महंगाई नहीं दिख रही, नहीं दिख रही है, चैनलों को दिख रहा है कि कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष नहीं बना। अरे भाई, चौपाल साहब के बयानों का भी कर देते कि वहाँ कोई सर फुटबॉल नहीं है। जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का संजय गुप्ता ने कहा, जरा उस पर भी कह दे कि सर फुटबॉल वहाँ है या कांग्रेस में है। क्या कहा तीसुरानंद ने कि किसने हराया? भाजपा के अध्यक्ष ने हराया। क्यों नहीं अनुशासनहीनता की कार्रवाई हुई? ले लेते हैं संजीव जी से जवाब ले लेते हैं। संजीव जी दीजिए जवाब। हेलो
संजीव जी जवाब दीजिए आरपी रतूड़ी जी का। मेरे को सुनाई नहीं दिया, ऑडियो गायब हो गया था बीच में। आपको आवाज आ रही, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ अब मिल रही है। आरपी रतूड़ी जी ये सवाल उठा रहे हैं कि आपके यहाँ चौपाल साहब भी तमाम सारे जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं और तमाम सारे जो मुद्दे हैं उनको लेकर के सरकार किस तरह से विकास को आगे बढ़ाएगी, महंगाई को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार कोई कदम ठोस नहीं उठा रही है, और आप जो है कांग्रेस के घर पर देख रहे हैं। यानी उनके बात का सीधे तौर पर यही कहना है कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पत्थर नहीं उछालते हैं। देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस की आज घर की लड़ाई सड़कों तक पहुंच गई है, ये इनके नेता सड़क पर चौराहों पे लड़ने लगे हैं और किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस प्रकार से अभी आपकी कांग्रेस अध्यक्षा जो इस चीज का जवाब देते देते थक गई कि रोजाना आदमी बोलता है कि आपने बोला था कि आज घोषणा करेंगे नेता प्रतिपक्ष की और अध्यक्ष की, तो आज का दिन भी निकल गया, कल का दिन भी निकल गया। इस तरह से इन लोगों ने हफ्तों निकाल दिए और अब एक नए सिगुफा छोड़ दिया इन लोगों ने कि अब हम बूथ स्तर पे अपने कार्यकर्ताओं को एक सदस्यता का अभियान चलाएंगे। जब वो सदस्यता पूरी होगी उसके बाद हम अपने प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। योगेश जी आज तक आप कांग्रेस का इतिहास उठा के देखिएगा कि आज तक कभी भी इस प्रकार की कोई परिपाटी कांग्रेस के अंदर थी ही नहीं। दिल्ली से सोनिया गांधी जी जिसको भी बनाना चाहती है वो बना देती है, कांग्रेस का अध्यक्ष भी और नेता प्रतिपक्ष भी। और मैं सोचता हूँ ये सारा जो इनका पार्टी के अंदर का अंतर्द्वंद है, ये इसी करके उससे निजात पाने की इनके पास कोई राह नहीं दिख रही है। इनको ये लग रहा है कि जिस गुट का हमने बनाया तो दूसरा वाला गुट इमीडिएटली पार्टी के अंदर या तो दो फाड़ कर देगा या पार्टी के अंदर का ये जो इनका गृह युद्ध चल रहा है ये और ज्यादा विकराल हो जाएगा। इससे खैर ये तो कांग्रेस का अपना घर का अंदरूनी मामला है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना विकास का रोड मैप लेकर चली है और हम लगातार विकास के मुद्दे पर चुनाव जीते हैं और आने वाला जो समय है, लेकिन संजीव जी रतूड़ी साहब ने कहा कि आपको जिस तरह से जनता ने प्यार दिया, ये महंगाई आप तुरंत बिजली के रेट बढ़ा दिए, तुरंत आप ये कैसा प्यार का जो क्या उपहार, कैसा उपहार आप वापस रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं, किस तरह का? विकास जी मैं आ रहा हूँ अपनी बात पे आ रहा हूँ। देखिए जिस प्रकार से जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना पूरी तरह से विश्वास जताया है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम जनता को किसी भी प्रकार से निराश नहीं करेंगे। हम स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, रोजगार पर, स्वरोजगार पर, पलायन पर, रिवर्स पलायन पर और मातृशक्ति के सशक्तिकरण पर, पर्यटन पर, युवाओं की जो प्रतिभा है उसको और ज्यादा उजागर करने पर पार्टी पूरी तरह से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से इन सब विषयों पर काम कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने बिजली की बात करी तो बिजली के जो रेट्स हैं वो 2.68% बढ़े हैं और साथ ही उसमें जो कुछ सरचार्ज थे वो सरचार्ज हमने कम किए हैं, जिससे वो बिजली के मूल्य में बहुत एक रेयर टू रेयर 5-4 पैसों का। कितना झूठ बोलोगे? 6.5 रुपए आपका पहले तो ठगने का तरीका है कि आपने जो यूनिट वाइज दिया पर मंथ बिल दीजिए, रेयर अंतर आया है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के समय वर्मा जी इतना झूठ नहीं करने वाला, उन वायदों को इम्प्लीमेंट करने का उन्होंने काम किया। जिस तरह से उन्होंने कहा, मैं आंकड़े दूं आपको, आंकड़े हम पहली कैबिनेट की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को लेके आएंगे और आपके एजेंडे में था ही नहीं। मुद्दे को
पहली कैबिनेट में लेके आया गया, उसके ऊपर एक समिति बना दी गई। और दूसरा, उन्होंने अपने पर्यावरण मित्रों से कहा था कि हम आपका मानदेय बढ़ाएंगे। जिस प्रकार से अभी तक उनका हमारे पर्यावरण मित्रों का मानदेय 275 से 350 रुपए तक था, उस 275 से 350 रुपए प्रतिदिन के मानदेय को 500 रुपए प्रतिदिन करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, और जिसके उनकी बुरी बुरी सराहना की जानी चाहिए। जिस प्रकार से वृद्धावस्था पेंशन अभी तक परिवार के केवल एक व्यक्ति को मिला करती थी, पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पति और पत्नी दोनों को पेंशन दी जा रही है, और 33,800 रुपए प्रति वर्ष की दर पे वृद्धावस्था पेंशन देने का काम इस सरकार के द्वारा किया है। उसकी घोषणा कर दी गई है और तुरंत से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दे रही है और उत्तराखंड को एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम कर रही है, जिस प्रकार से 3 मई से हमारी 4 धाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है, और जिससे देश और दुनिया के तमाम लाखों लोग उत्तराखंड की ओर आते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अधिकारियों की बैठक ली गई, और बैठक लेने पर उन्होंने सख्त निर्देश अधिकारियों को भी दिए कि जितने भी श्रद्धालु उत्तराखंड की यात्रा पे आते हैं, जी, निर्देशित किया गया है कि उसमें किसी भी तरीके का कोई श्रद्धालु को कोई दिक्कत न होने पाए, बिजली की कटौती न होने पाए। जी, तमाम सारी उसमें जिक्र किया गया है, और ऐप का भी उसमें जिक्र किया गया है कि ऐप भी बनेगा। ठीक है, आरपी रतूड़ी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद त्रिखा जी के पास आते हैं। कह रहा हूँ ये नैतिकता का बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में, अरे आपकी पार्टी ने तो लोकतंत्र में का अपमान किया है। जो 47 जीत के आए थे, जो व्यक्ति विधानमंडल दल का सदस्य नहीं था, जिसको जनता ने खटिमा से नकार दिया था, जिसकी विचारधारा को आपने उसको तो मुख्यमंत्री बना दिया। क्या 47 लोग जो सारे अयोग्य थे, जो विधानमंडल दल का सदस्य नहीं था, जनता द्वारा रिजेक्टेड हो गया था, उसको आप मुख्यमंत्री बनाते हैं? आप लोकतंत्र की हत्या करते हैं, लोकतंत्र का अपमान करते हैं, लेकिन नैतिकता की बात करते हैं। लोकतंत्र की हत्या ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं। देखिए, आप एक दूसरे पर आप लोग आरोप लगाते हैं, कोई नई बात नहीं। ऐसी बात कहनी चाहिए, मुझे लगता है दूसरे पर ऐसी बॉल उछालनी चाहिए जो बॉल खुद के ऊपर अगर गिरे तो वो चोट ना पहुंचाए। ठीक है, प्रदेश महामंत्री ठीक है, कांग्रेस भवन में पीट रहे थे, और आप सामने खड़े होकर तमाशबीन की भूमिका में थे, वो उसको लोकतंत्र की हत्या बोलते हैं। ठीक है, संजीव जी रुकिए, आरपी जी रुकिए, त्रिखा जी, क्या कांग्रेस को इस बात का इल्म है कि अभी लोकसभा के चुनाव भी 2 साल बाकी हैं लोकसभा के चुनाव में? विधानसभा के चुनाव में तो एक बढ़िया अच्छा खासा लंबा वक्त है, 5 साल है। तो कांग्रेस के नेता क्या इस बात से आश्वस्त हैं क्या कि उन्हें तो अभी एक लंबा समय पड़ा है, और अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए, इसलिए वो अब बिल्कुल शिथिल नजर आ रहे हैं, और ये जो खींचतान मची हुई है कि कौन किस गद्दी पर विराजमान हो सकता है, इस बीच यही दांव आजमा लिया जाए इन सब नेताओं में, क्या यही होड़ लगी हुई है? योगेश जी, आपने जो कहा ये बिल्कुल सही है बात। भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस में काम कर रही है, और कांग्रेस जो है वो अपनी लड़ाई के सुलझाने में और लड़ाई में पैचअप करने की चुनाव कर रही है। और ये बात भी सही है कि 5 साल के बाद हमारे असेंबली के इलेक्शन होने हैं, और 2024 के अंदर पार्लियामेंट सदस्य संसद के इलेक्शन होने हैं। और इस बीच के अंदर ये देख रही है कि धामी जी 2 साल में कितना विकास कार्य करती है और कितना नहीं करती, उसको मुद्दा बना के चलेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो संजय जी कह रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता जी बता रहे हैं कि ऐसा और ऐसा है,
भाजपा के प्रवक्ताओं को खुश होना चाहिए कि हमारे खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है। उनको इस बात की तो बात उठानी नहीं चाहिए कि उनका नेता प्रतिपक्ष नहीं है और अध्यक्ष नहीं है। और मेन तो इनका ये है कि नेता प्रतिपक्ष होगा तो जनता की बात करेगा, जनता की बात सुनेगा, जनता की बात को उठाएगा और इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत करेगा। बाकी रही बात इनकी कि कांग्रेस के अंदर अब तक इनके ये 3 गुट बता रहे हैं, ये 3 नहीं 4 गुट है। जब तक ये चारों गुट आपस में बैठ के समझौता न करके इस चीज का फैसला नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तक कि मैं आपको यादव जी ये योगेश जी ये बता दूं कि अगर अध्यक्ष सदस्यता के लिए कोई आदमी अगर कांग्रेस के पास जाता है तो कांग्रेस के नेता ही उनको भड़काते हैं कि देख तमाशा अब होने वाला क्या है, उसके बाद सदस्यता हम तुझे मिलाएंगे। और ये जो अभी सदस्यता अभियान में चल रहा है, अभी संजय जी ने कहा कि अभियान के बाद हम पता लगेगा कैसे होगा कि जो सदस्य नए बनेंगे उनको थोड़ा नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाएगा, उनको थोड़ा प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष भी इन 4 गुटों में से एक बनेगा और प्रदेश अध्यक्ष भी इन 4 गुटों में से एक बनेगा। इसके अंदर वो नया तो जो भी नया सदस्य बनेगा या नया ये किसको बनाएंगे, नए आदमी के लोग पाव भी नहीं उसमें देंगे। इनको ये चाहिए 10 गुट की शराब को देता हूँ, ये 4 गुट है। 4 गुट के अंदर से 2 गुट के अंदर नेता प्रतिपक्ष बना दे और 2 गुट के अंदर प्रदेश अध्यक्ष बना दे और उस हिसाब से लोकल कार्यकारिणी जिंदगी बनानी शुरू करे ताकि ये आने वाले 2 साल के अंदर फायदा उठा सकते हैं। ये मैं 100% कह सकता हूँ अगर इनमें एकता रही तो लेकिन एकता वो दिखेगी नहीं ना। दूसरी बात ये त्रिखा जी, क्या जो आप बताएं कि ये नेता ये कह रहे हैं कि भाई अपना श्रेय लेने की होड़ मची है, जो भी सदस्यता लेना चाह रहा है उसको अभी रोक रहे हैं ताकि हमारे नेतृत्व में सदस्यता हो तो वो श्रेय पार्टी हमको दे। क्या इन लोगों को ये नहीं पता है कि अब जनता जागरूक हो गई है? अब जनता ये नहीं कहेगी कि ये जो सीनियर नेता हैं, ये दिग्गज नेता हैं, ये एजेंडा उठाए और जनता झंडा उठाए। अब जनता इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रही। जनता अब कहती है कि हम जागरूक हो गए हैं, झंडा हम उठाएंगे तो आप भी उठाएंगे, एजेंडा आप चलाएंगे तो हम भी चलाएंगे। और यही नतीजा है कि अब जो चुनाव के नतीजे आते हैं भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं ऐसा देखने को मिलता? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपने कार्यकर्ताओं को समझने की कोशिश करता है, समझता है, उनको तवज्जो देता है, जबकि कांग्रेस में ये चीज नहीं देखने को मिलती है। यही तो सर मैं शुरू से कह रहा हूँ, जब से डिबेट आपकी शुरू हुई है, जब से आपकी वो आप 2 बार तो आपके साथ ही मेरी डिबेट शुरू हुई, 2 बार वो मैडम थी, उनके पल्लवी जी थी, उनके साथ मैंने हर मुद्दे पे एक ही बात उठाई है, जब तक कांग्रेस अपने अंदर की रात को खत्म नहीं करेगी वो अपना स्तर दिन ब दिन खोती चली जाएगी, जनता की नजर से गिरती चली जाएगी और जनता आने वाले टाइम पे कांग्रेस के लिए सोचेगी कि मैं उसकी सदस्यता लूं या ना लूं। मैं ये डंडे की चोट पे कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने अभी भी अपने आप को नहीं समझे, अभी भी नहीं संभले तो ये आने वाले टाइम के अंदर बहुत बुरी तरह से गिरेंगे और बहुत बुरा से फंस जाएंगे। ये मेरी अपना विश्लेषण है, मेरी अपनी कलम है, मेरी अपनी एडिटोरियल है। ये आपने जमीनी स्तर पर वहाँ की चीजों को देखा है और समझते हैं बखूबी, तब आप ये बोल रहे हैं और वो देखने को भी मिल रहा है, सभी लोग देख रहे हैं जिस तरीके से कलह मची हुई है। संजीव जी, एक बड़ा सवाल ये उठ करके आता है भ्रष्टाचार का, खनन का, ये सब कैसे आप रोक पाएंगी? ये जो बड़े आरोप लगते रहे ये आपकी भी सरकार में लगे हैं, इसको आप स्वीकारना पड़ेगा आपको, और कांग्रेस की सरकार में भी लगा है, ये आरोप लगते रहे हैं इन पर, खनन को लेकर के तमाम सारी चीजें। क्या रोड मैप तैयार कर रही है ये सरकार? आने वाले इन 5 सालों में किस तरीके से इस पे लगाम लगाने का काम किया जाएगा? योगी जी देखिए, जो हमारी पिछली 5 साल की सरकार चली पूरी तरह से 0 टॉलरेंस की सरकार चली, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप पूरी सरकार में नहीं लगा। और जिस तरह से आपने खनन की बात करी, तो खनन से हम कैसे अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति राजस्व अपने राज्य हित में करें, उसके ऊपर सरकार के द्वारा रोड मैप बनाया गया है। जिस प्रकार से 2017 से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी
वो लगातार उसने अवैध खनन का काम किया और खनन उस समय भी होता था, लेकिन उस समय जितना खनन होता था उसमें उसका पूरा राजस्व का एक सिंगल पेनी भी राजकोष में नहीं आती थी और वो खनन बाहर का बाहर जो कांग्रेस के जो नेतागण थे या कांग्रेस की सरकारों के जो भी आका थे उन लोगों के द्वारा उसकी पूरी तरह से बंदर बांट हो जाया करती थी। और आप ये देखिएगा, मैंने उस समय भी देखा है, यमुना का एक पार्ट हिमाचल लगता है और एक पार्ट उत्तराखंड लगता है। हिमाचल वाले पार्ट पे लगातार खनन होता था और उत्तराखंड वाला जो पार्ट था, उत्तराखंड वाला पार्ट राज्य सरकार के द्वारा पूरी तरह से बंद था, किंतु उसमें 100% उस चोरी से खनन हुआ करता था। वो उसे पूरी तरह से कांग्रेस के सरकारों की और इनके नेताओं की शय के ऊपर पूरा वो चलता था, लेकिन सीधा सीधा एक तरह से राज्य की राजस्व हानि उसमें जबरदस्त हो रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर पूरी तरह से गंभीर है। हमने राजस्व में वृद्धि करने के लिए अलग से अपना रोड मैप हम लोग तैयार कर रहे हैं। जिस प्रकार से डबल इंजन की हमारे सरकार चल रही है, आज वर्तमान में आप देखिए योगेश जी, 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं केंद्र पोषित इस समय उत्तराखंड में चल रही है। जिस प्रकार से ऑल वेदर रोड जो 12,000 करोड़ की परियोजना है, उसमें लगभग 80% काम पूरा हो गया है, जिससे जो हमारा 4 धाम का एक धार्मिक पर्यटन उत्तराखंड में की एक रीढ़ के काम करता है, उत्तराखंड की रीढ़ को और मजबूत करने का काम करता है, जिससे उत्तराखंड के, मैं सोचता हूँ, हजारों लाखों युवाओं को रोजगार देने का ये काम करता है। और पूरी 4 धाम यात्रा हमारी एक लाइफ लाइन का काम करती है। बाहर से जितने भी पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं, सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश अधिकारियों को है कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना होने पाए। और जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, सब एक बहुत अच्छा मैसेज उत्तराखंड के प्रति लेके जाएं कि उत्तराखंड में हम गए थे और हमको इतनी बेहतर हॉस्पिटैलिटी मिली, और ताकि वो हमारा पर्यटन और बढ़े, हमारा साहसिक पर्यटन बढ़े, हमारा अध्यात्म पर्यटन बढ़े, हमारा जो धार्मिक पर्यटन है वो बढ़े। और लगातार उत्तराखंड के अंदर मैं सोचता हूँ पर्यटन की इतनी पर्याप्त संभावनाएं हैं। जिस प्रकार से 13 जिले, 13 परियोजनाएं और 13 अपना टूरिज्म डेस्टिनेशंस, इसके ऊपर सरकार एक बहुत तेजी के साथ और बहुत गंभीरता के साथ काम कर रही है। आने वाला जो एक समय है, मैं सोचता हूँ उत्तराखंड टूरिज्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला है। और जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक नारा है, और यह केवल एक नारा ही नहीं बल्कि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का एक प्रतीक के रूप में वो काम कर रहा है कि उन्होंने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड पूरे देश का एक शीर्ष राज्य हम बनाने जा रहे हैं। और उसी दिशा में हम लोगों ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। आज आप देखिएगा, शिक्षा में हम जो नई शिक्षा नीति है उस पे काम हम लोगों ने चालू कर दिया है। जिस तरह से हमारे जितने भी चिकित्सालय हैं, जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, उनके ऊपर हम कितनी बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं। लेकिन चुनौतियां बहुत है संजीव जी, ये देखने वाली बात होगी कि आप अभी इन चीजों को कह रहे हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि चुनौतियां बहुत होंगी। त्रिखा जी जी बोलिए आप। मैं जो ये संजय जी कह रहे हैं कि शिक्षा के ऊपर हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, ये ठीक आप बोल रहे हैं। शिक्षा के अंदर लूटमार शुरू हो चुकी है। आज भी अगर आप देखिए, कल से स्कूल खुलेंगे, शिक्षा वालों ने अपनी किताबें कापियों की दलाली लेने के लिए कितने रेट बढ़ा दिए। पहली बात तो ये सोचने की बात है, ये धार्मिक जी को पहुंचाई जाए। दूसरी बात इन्होंने कहा पर्यटन जो है वो हमारे लिए अच्छा है और हमें ना किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
धामी जी को ये कहे, पुलिस को समझाएं, जो बाहर की गाड़ी होती है, चाहे वो चंडीगढ़ की हो, चाहे वो हरियाणा की हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, चाहे वो गुजरात की हो, उस गाड़ियों को पुलिस वाले रोक कर घंटों घंटों उनसे पूछताछ घंटों उनसे करते हैं। यहाँ से लेकर मोहन की चौकी से लेकर देहरादून की क्लेमन टाउन की चौकी तक। नंबर तीसरी बात, अभी संजय जी ये बोल रहे थे खनन की बात। खनन के ऊपर किस सरकार ने कितनी धांधलेबाजी की और कितनी सीधी बातें की, वो सबको मालूम है। हर सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार नरेंद्र सिंह जी की थी, उसके अंदर भी खनन के ऊपर नंबर 2 का काम होता रहा, अंडर टेबल काम होता रहा। उस खनन के अंदर ये खुद बताए संजय जी, जब नरेंद्र सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, तो कितने आदमी खनन के आदमियों को इन्होंने पकड़ा और कितने आदमियों को इन्होंने खनन का ठेका दिया, कितने खनन का इन्होंने काम किया। वो अभी भी चालू है और खासकर धामी जी से अनभिक्षक नहीं है। धामी जी को भी इस बात का पूरा ज्ञान है, उनको तो बताने की या कहने की जरूरत नहीं है। तो हमारे से कहने का ये मतलब है कि अपनी जो नाकामियां हैं वो दूसरे के ऊपर थोपने की अच्छा अपने ऊपर भी देखी जाए। जैसे अभी इन्होंने कोटा साहब वाली बात की कि जमुना की 2 पार्ट है, एक हिमाचल में पड़ता है, एक इधर पड़ता है। आप इनसे ये पीछे जो रॉयल्टी लेते हैं, उन्होंने रॉयल्टी वाले वहाँ गोदाम क्यों बनवा रखे हैं? वो सरकारी महकमे के लोग हैं, प्राइवेट महकमे के लोग नहीं है। वहाँ पर रेता निकलता है, वहाँ पर प्लाट लोगों ने किराए पे लिए हुए हैं, तो ये खनन का काम करते हैं, इसलिए वहाँ पर स्टॉक रखते हैं, जिनको स्टॉक रखा हुआ है तो उसका तो आराम से इनाम हो सकता है कि इसके ऊपर कितनी धोखेबाजी हो रही है और कितनी नंबर 2 का काम हो रहा है। लेकिन वो करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि बंदरबार जो होती है वैसे शुरू होती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो किसी भी पुलिस हो, चाहे कोई भी हो। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो बड़ी आसानी से उठाए जा सकते हैं, कर सकते हैं। ये विपक्ष का काम भी है, लेकिन विपक्ष इस वक्त ना के बराबर है, बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि विपक्ष भी दूध का धुला हुआ नहीं है और ना ही आने वाली सरकार मैं चाहता हूँ वो विकास करे, विकास करके अपने आप को आगे, जैसे बोला इन्होंने 2025 तक अपना अध्यक्ष से ज्यादा रखे, घोषणा पत्र के मुताबिक काम करे, उसके ऊपर विकास को, दृष्टि को, सबको ध्यान में रखे। और सबसे पहली बात इस वक्त है शिक्षा की। आज के दिन एक बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है, उसके ऊपर कितना बर्डन है, कितनी दूर सजो उसके माँ बाप से, अभिभावक से दी जाती है, उसके ऊपर कंट्रोल धामी का सबसे पहला कदम होना चाहिए। हमारे चीफ मिनिस्टर है धामी जी, और उनके बच्चे भी स्कूल पढ़ने जाते होंगे, जो और मिडिल क्लास के होंगे उनके बच्चे भी पढ़ने जाते होंगे। वो आज की हद तक सीखने को मिल रही है या सुनने को मिल रही है, क्योंकि मैं तो पिछले 2 महीने ऑन बेड हूँ, मेडिकल हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसकी वजह से मैं नहीं जा बता सकता, नहीं तो मैं उन दुकानदारों के नाम बताता जो लूट फूट करते, जो स्कूल वाले लूट फूट करते हैं। अगर आप कह रहे हैं त्रिखा जी, तो बिल्कुल होंगे। और मुझे लगता है संजीव जी, इस ओर ध्यान देने की जरूरत भी है, सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। इस बात को आप भी नकारेंगे नहीं, मुझे लगता है स्वीकारते होंगे बिल्कुल संजीव जी। योगेश जी, जिस तरह से हमारे भाई साहब त्रिखा जी ने कुछ पॉइंट्स रखे, मैं सोचता हूँ ये इन बातों को हमें गंभीरता से लेना चाहिए और ये जनता के लिए। संजू जी आपको रोकेंगे क्योंकि समय का अभाव भी अब है और समय पूरा हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि आप पूरी गंभीरता से लेंगे और जहां भी जरूरत होगी वहां सरकार अपनी नज़र जरूर डालेगी। फिलहाल आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड के विकास किस तरीके से किया जाए, धामी सरकार पूरा रोड मैप तैयार कर चुकी है और विकास के पथ पर एक बार फिर से अपने उत्तराखंड को आगे ले जाने की कदम बढ़ाती नजर आ रही है। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।